नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। 29,029 फीट की ऊंचाई पर जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लिख दिया, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम, आज उसी हरियाणा की बेटी अनीता कुंडू हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आज के इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। अनीता, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयां कि आपने इतनी मुश्किल चढ़ाई की। एक वक्त ऐसा था जब आपके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। ये सफर कैसा था, ये सब कुछ कैसे हुआ? इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि अनीता एवरेस्ट पर नेपाल और चाइना यानी चीन दोनों तरफ से तिरंगा फहराने वाली पहली भारतीय महिला है। इसके लिए भी बहुत बहुत आपको बधाइयां। बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसके सामने शब्द भी कम हैं। तो बताइए सफर कैसा रहा आपका? मैम, मैं सफर के बारे में आपसे बताना चाहूंगी कि जो अब की बार कहा चाइना साइड का सफर रहा है, इससे पहले मैं सन 2015 में गई थी। तो सन 2015 में मैंने ट्राई किया था नेपाल साइड से, क्यों 2013 में मैं नेपाल साइड से पहले से एवरेस्टर हूँ। 18 मई 2013 को मैंने क्लाइम कर लिया था। उसके बाद 2015 में मैंने चाइना साइड से ट्राई किया, तो 2015 में भूकंप आ गया था। भूकंप की वजह से वो मेरा मिशन है वो अधूरा रह गया था। तो मेरा जो पैसा था वो पैसा पूरा बर्बाद हो गया था। उसके बाद फिर मैंने 2016 में ट्राई किया, लेकिन मेरे पास वो आर्थिक रूप से मैं इतनी मजबूत नहीं थी, तो वो मेरा मिशन फिर अधूरा रह गया था। तो 2017 में फिर मैंने जैसे तैसे करके मतलब कुछ कर्ज उठाया, कुछ मतलब आप जैसे लोगों ने मदद की, तो इस तरीके से मैंने इस मिशन को मतलब शुरुआत की। तो जैसे ही मैं इस मिशन को लेके गई, तो अब की बार का जो वेदर रहा सन 2017 का, 1953 से लेकर के आज तक की जो क्लाइंबिंग हमारी, जब से हम क्लाइंबिंग स्टार्ट हुई थी, अब तक का जो दौर रहा है, सबसे ज्यादा खराब वेदर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अब की बार जो देखा है वो कभी नहीं देखा पहले माउंटेन में, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद वेदर रिपोर्ट चेंज हो रही थी। ठीक, तो वो एक माउंटेनर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि समिट का टाइम लगभग हमारा 15 मई के बाद शुरू हो जाता है। 15 मई के बाद समिट होने शुरू हो जाते हैं। तो हम इंतजार करते हैं 15 और 25 के बीच लगभग सबमिट हो जाते हैं कंप्लीट। तो हम उसमें अगर हमारे को डेट मिल गई वेदर की तो ठीक है, बढ़िया डेट मिल गई तो हम सबमिट कर जाते हैं। अदरवाइज तो बहुत सारे मतलब हमारा ये हो जाता है कि हमारा क्लाइम होगा या नहीं होगा। दूसरा, वेदर खराब की वजह से आप लोगों को पता ही है, 1 सप्ताह तक मेरी बातचीत भी नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल था, बहुत ज्यादा आंधियां थी, तूफान थे। तो चाइना साइड है, बहुत ज्यादा हवा चलती है, तो आप मतलब कांटेक्ट होना बड़ा मुश्किल था। तो ये भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी रही। दूसरा, मेरा स्वास्थ्य भी खुद बहुत ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि 1 सप्ताह तक हम इतना हाई एल्टीट्यूड पे रुके 25,000 पे, तो मेरे को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब इन्फेक्शन वगैरह हो गया था। और माउंटेन में यदि छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ठीक होनी बहुत, क्योंकि इतने हाई एल्टीट्यूड पे है ना, तो ठीक नहीं होता, बंदा उसको नीचे आना पड़ता है। अच्छा, यही वजह है कि आपके साथ जो 8 सदस्यीय टीम थी, उसके कई सदस्य, तकरीबन 5 सदस्य ऐसे थे, मैंने ये जो जानकारी ली है कि वो धीरे धीरे करके वापस आ गए आपका साथ छोड़ के, और एक दुखद घटना भी हुई जिसमें एक बंदा एक्सपायर। हाँ, यस मैडम, क्या होता है माउंट ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपको बताती हूँ कि माउंट ट्रेनिंग एक ऐसा गेम है जिसमें मतलब आप, ठीक है, आप मतलब बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बना रखे, लेकिन पता नहीं होता कब आपकी तबीयत कब खराब हो जाए, कब आपकी चेस्ट जाम हो जाए, कब आपके मतलब कोई इन्फेक्शन हो जाए, कब आपको मतलब माउंटेन सिकनेस हो जाए, कब आपको स्नो ब्लाइंड हो जाए, आपकी आंखों से दिखना बंद हो जाए, कब आपके हाथों में कोई मतलब एक बीमारी होती है वो हो जाए, जिससे नीले पड़ जाते हैं हाथ वगैरह। तो बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। और कब आपका मतलब आर्ट काम करना बंद कर जाए, आपकी डेथ हो जाए। मेरा जो साथी रहा है मतलब उसमें यही प्रॉब्लम रही सबसे ज्यादा, कि उसकी डेथ का कारण ये था कि बहुत मतलब लग नहीं रहा था कि भी उसकी डेथ भी हो जाएगी। हम शाम को बिल्कुल सबमिट टाइम में बहुत अच्छे से तैयार हुए, खाना खाया, साथ में एक ही टेंट में थे हम, क्योंकि सबमिट ऊपर जाते हैं ना टॉप में, तब रात को निकलते हैं हम सबमिट टाइम, वो रात को ही निकलते हैं। तो हम उस टाइम उस रात सोते तो है नहीं, तो हम कुछ समय के लिए रुकते हैं 1-2 घंटे के लिए। तो हम एक ही टेंट में वही खाना बना लेते हैं, उसी टेंट में, सोना तो होता नहीं। तो हम एक ही टेंट में मतलब काफी लग ही नहीं रहा था कि ऐसा मतलब 5 घंटे के बाद हमारे साथ जो हमारा साथी है वो नहीं रहेगा। तो उनकी एकदम से पता नहीं, चल रहे थे एकदम चलते चलते वो गिरे और हमने चेक किया तो उनकी डेथ हो गई। तो बड़ा रिस्की है, और उसके बावजूद भी आपका हौसला बनाना और फिर चलना।
ये सवाल बहुत अहम सवाल कि जब धीरे धीरे एक करके जब आपके साथी वापस जा रहे थे और आपका साथ कहीं ना कहीं वो छोड़ रहे थे, तब उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था? क्या तब भी वो हौसला बना हुआ था कि हाँ ये भले वापस चले जाएं लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी? माउंटेन यही सिखाता है। बिल्कुल। माउंटेन बाकी गेमों से अलग क्यों है? कुश्ती है, बाकी कबड्डी है, इन गेमों से अलग क्यों है? एडवेंचर, एडवेंचर यही चीज सिखाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने साहस को बनाए रखना और फिर आगे बढ़ना, यही तो एडवेंचर है। बिल्कुल। और ये प्रूव किया आपने। ये प्रूव किया। ये एडवेंचर का खिलाड़ी तभी होता है जब ये प्रूव करें। बिल्कुल भाई इतनी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने, पता है कि आपके साथी की डेथ हो चुकी है और बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, उसके बावजूद भी उनकी डेथ हो गई है, तो आपके साथ क्या हो सकता है? आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि 8000 से ऊपर है ना, उसको डेथ जोन बोलते हैं, उसमें पता नहीं होता बंदे के साथ क्या हो जाए। तो एकदम से उसकी डेथ हो गई और एकदम से फिर उसके बाद दिमाग से सोचना कि भाई अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और और उन परिस्थितियों में आपने क्या किया? और खासतौर पर वो 6 से 7 दिन जिस दौरान आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, उस दौरान आपके मन में क्या चल रहा था? क्या आपको ये लग रहा था कि बाहर आपके लिए लोग वरीड होंगे और इतनी सारी चीजें, दुआओं का एक तरीके से दौर चल गया था कि भाई अनीता से बातचीत नहीं हो पा रही, तो उस वक्त आपकी जो स्थिति थी, मनस्थिति थी, वो कैसी थी, क्या थी? वो मैं बताती हूँ मैम, मैं स्कूलों में लगभग मोटिवेशन लेक्चर देती रहती हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी है। सोशल एक्टिविटी में भी मैं मतलब बड़ी हौसले के साथ मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ। तो मेरे को वहाँ महसूस होता था ये चीज़ बड़ी, लोग यहाँ से दुआएं करते तो मेरे को वहाँ फीलिंग होती थी इस चीज़ की। और ये मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक न्यूज़ के लिए कर रही हूँ, वास्तव में मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि लोग यहाँ से दुआएं कर, मेरे को पॉजिटिव फीलिंग महसूस होती थी, पॉजिटिविटी आती रहती थी। और मैं स्कूलों में ऐसे ही लेक्चर दे रही हूँ, मैं अपने आप को मोटिवेट करती थी कि जो परिस्थिति आज यहाँ है, किस तरीके से हम कैंप में हमें पानी नहीं मिल रहा फुल पीने के लिए, क्योंकि इतने हमारे पास साधन नहीं थे, इतनी हाई एल्टीट्यूड पे नीचे कैंप में आने के लिए हम वो नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल, वेदर खराब, बिल्कुल मतलब अगर नीचे आए तो मौसम खराब की वजह से हम नीचे आ नहीं सकते थे, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो ये चीजें वहाँ मेरे को मोटिवेट कर रही थी, ये बातें कि लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग अवन कर रहे हैं, इन चीजों का मेरे को पहले से महसूस था, क्योंकि मैं पब्लिक डीलिंग में जुड़ी रहती हूँ। कुछ तो मेरी जॉब भी ऐसी है और कुछ मैं साथ में सोशल एक्टिविटी ये चीज करती हूँ, तो मेरे को लोगों से जुड़ाव है। तो मेरे को पता था कि भाई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो लोग जुड़े हुए हैं तो नेचुरली सी बात है, यदि आप मेरे को अच्छे से जानते हैं, मेरे स्ट्रगल को जानते हैं, तो नेचुरली सी आप दिल से दुआएं करेंगे और वो दुआएं सबसे बड़ी ताकत होती है। अनीता, इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त जिस वक्त आप गायब थी या जिस वक्त आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, पूरा देश आपके लिए दुआएं कर रहा था और पूरा देश यही कह रहा था कि आप भारत की बेटी हैं, लिहाजा आप सही सलामत वापस आएं। एक अहम चीज़ ये भी है कि कब से आपको लगा कि ये पहाड़ आपको बुलाते हैं? क्योंकि मैं हालांकि एडवेंचर आपने कहा कि बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं अक्सर जब पहाड़ों में जाती हूँ घूमने के लिए तो मुझे लगता है कि ये मुझे बुला रहे हैं, पर मेरे अंदर इतना साहस नहीं होता। तो आपने पहली बार कब महसूस किया कि ये पहाड़ आपको बुलाते हैं, आपको उन पर चढ़ना है? कैसे ये जुनून कैसे आया अंदर? वैसे तो मैं कॉलेज लाइफ से जैसे टूर वगैरह जाते हैं तो मैंने क्लाइंबिंग देखी है, वहाँ पे क्लाइंबिंग करते हुए, तो जहाँ डिफिकल्ट सा कोई काम होता तो मेरे को लगता है कि इसको करना चाहिए, चैलेंज जहाँ पे आ जाते हैं भाई इसको भी करना चाहिए, भाई क्या ये काम लड़के ही कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, तो उस चीज में बड़ा एक अलग सा वो आता है, मतलब इंटरेस्ट सा जगता है कि भाई ये चीज हम कर सकते हैं। तो उस टाइम उस दौरान मैंने ये चीजें देखी थी। और माउंट ट्रेनिंग का 2009 से मैंने ये शुरुआत की है। 2009 से मेरे को लगा, पता नहीं, मैंने मतलब महसूस हुआ कि मेरा जो ये गेम है ये मेरे लिए एक पहचान तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक मेरे को बहुत बड़ी खुशी भी देगा। बिल्कुल, ठीक है। प्रेरणा कोई आपकी बनी जिसकी वजह से आपने किया? कोई रोल मॉडल, कोई प्रेरणा? मैं सबसे ज्यादा प्रभावित मेरे गुरु हैं लवराज सर। यही दिल्ली से हैं, बीएसएफ में वो कमांडेंट हैं, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और वो 5 बार एवरेस्टर हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और आज मैं हिंदुस्तान की पहली लड़की बनी हूँ तो उनकी प्रेरणा से और उनकी गाइडलाइन से बनी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तू भाई आप है ना बहुत अच्छे माउंटेनर बन सकते हैं, आपके अंदर वो क्वालिटी है। अनीता, ट्रेनिंग भी उतनी ही टफ होती थी अनीता जी कि जैसे आपको जाने के पहले कोई ट्रेनिंग दी जाती है, ये तमाम तरह की जो ट्रेनिंग होती है, क्या उतना ही टफ होता है? ये और भी टफ होती है जी। उसमें बहुत ज्यादा रनिंग, बहुत ज्यादा मतलब
तभी और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग हार्ड होगी तभी तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। तो ट्रेनिंग तो और भी कठोर होती है ताकि हम हमारे सामने कोई भी परिस्थितियां आए, कोई भूकंप आए, एवलांच आए, ताकि हम उनसे अच्छे से निपट पाए। तो ट्रेनिंग तो और भी, ट्रेनिंग जितनी सख्त होगी उतना ही बढ़िया आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पद की भी जिम्मेदारी शायद आपके पास है, तो ये जो दोहरी जिम्मेदारियां हैं ये आप कैसे निभा पाती हैं? बहुत मुश्किल होती होगी। मैम, जब मैं गेम के दौरान होती हूँ तो मैं गेम को बड़े दिल से, मतलब आत्मा से करती हूँ। कोई भी काम है, मैं घर पे भी होती हूँ तो घर का काम, यदि मैं रसोई में हूँ तो रसोई को बड़े अच्छे से करती हूँ। अच्छा, आप रसोई का काम भी करती हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या बना लेती हैं आप? मैं ऑलराउंडर हूँ जो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और क्योंकि यकीन नहीं होता कि माउंट एवरेस्ट नापने वाले ये हाथ रसोई में भी कभी काम करते होंगे, बहुत मुश्किल होता है। लोगों को नॉर्मल ये लगता है कि कोई महामानव टाइप के लोग होते हैं जो कि सिर्फ यही काम कर सकते हैं, लेकिन अनीता रसोई में भी काम कर लेती हैं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर का आप काम कर रहे हैं। पुलिस का काम मैं कहूँगी इतना बेस्ट काम है मैम, यदि हम मतलब दिल से करना चाहें तो कितना ही भी हम मतलब समाज को एक मतलब कितनी भी खुशी दे सकते हैं हम समाज को। मतलब एक गरीब आदमी हमारे पास आता है, बहुत सारे दुखी आदमी आते हैं, तो वो चैलेंज हमारे इस डिपार्टमेंट में भी है, ऐसी बात नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये भी एवरेज से कम ये भी कम नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। तो वहाँ भी मेरे को मतलब बड़ा मजा आता है काम करने में। ये नहीं कि मैं उसको प्रॉब्लम फील करती हूँ, क्योंकि नई नई एक्टिविटी हमारे सामने आती हैं और उनको उनके अंदर सीखने में बड़ा मजा आता है। अभी ये केस आया है तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा। केस मतलब सेम होंगे लेकिन उनमें डिफरेंट बहुत मिलेगा। तो उसमें सीखने का एक जहाँ इंटरेस्ट मतलब बन जाता है कि भाई यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है। मतलब चैलेंज जितने आते हैं उतना ही मजा आता है। बिल्कुल। इसके अलावा अनीता जी, जो अहम सवाल ये है कि आपने कहा कि आर्थिक स्थिति आपकी कई बार ठीक नहीं रही है और शायद इस बार भी आपने काफ़ी कर्ज लिया हुआ है। सरकार की तरफ से क्या वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं? एक लक्ष्य, एक हौसला आपके अंदर होता है, पर क्या आपको लगता है कि उस हौसले को वो मुकाम या वो साथ, वो समर्थन नहीं मिल पाता है जिसकी आप लोगों को दरकार होती है? क्योंकि अगर सरकार की तरफ से वो चीज़ें मिल जाए तो शायद आप इससे भी बेहतर कर गुजरें ये चीज़ें। बिल्कुल मैम, मैं इस बात से आपकी से बिल्कुल सहमत हूँ। यदि सरकार मेरे गेम की यदि पॉलिसी बना दे और यदि सरकार सोचे कि भाई थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दे कि भाई इसमें भी बहुत सारा देश का नाम कमाया जा सकता है, ठीक है, और यदि सरकार की सपोर्ट मिल जाए तो अचीवमेंटों की तो मैं बहुत बड़ी, ये अचीवमेंट भी बहुत बड़ी है। और हम तो यही सोच रहे हैं कि अनीता इससे आगे क्या करने वाली हैं, क्योंकि आपने ये जो कर दिया, ये सोचना भी पहाड़ जैसा मुश्किल काम है। अब आप इसके आगे क्या करेंगी, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं इससे पहले कहूंगी कि सरकार के बारे में कुछ कहूंगी कि मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ और अच्छा सोचती हूँ मैं। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार इसके बारे में सोचे। और मेरा जो सपना आगे का, तो मेरा सपना आगे का टारगेट 7 सबमिट करना, और यदि सरकार मेरा सहयोग करे तो वो रिकॉर्ड भी मैं उसमें भी एक रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आर्थिक रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक आम परिवार से हूँ बिल्कुल, और मेरे फादर भी नहीं है, फादर की भी डेथ हो चुकी है लगभग 2001 में। 17-18 साल हो गए हैं, पापा को भी एक्सपायर हुए। तो एक किसान परिवार में, और इतनी बड़ी 3 एक्सपीडिशन मैंने एवरेस्ट के कर चुकी हूँ मैं, जिसमें से मतलब एक एक्सपीडिशन का खर्चा आता है लगभग 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए एक एक्सपीडिशन का, 3 एक्सपीडिशन मेरे हो चुके हैं। एवरेस्ट के एक्सपीडिशन हो चुके हैं 3, जिसमें 2015 में एक मेरा सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार सपोर्ट करे तो मैं बहुत अच्छा मतलब। अच्छा अनीता, इस बाबत कभी किसी सरकार के नुमाइंदे से या किसी से कोई बातचीत हो पाई है? और अगर हो पाई है तो क्या आपको उम्मीद नज़र आई, क्या वो उतने उत्साहित नज़र आए जितने की आप थी अपने लक्ष्य को लेकर? कभी किसी सरकार के मंत्री ने या खुद मुख्यमंत्री ने या कभी किसी जो राजनेता हैं उन्होंने इसमें इंटरेस्ट जताया कि अनीता हम आपके साथ खड़े हुए हैं? कभी कुछ ऐसा लम्हा, कोई मौका आया? अब की बार जैसे मैंने सबमिट के बाद जैसे मैंने ट्वीट पढ़ा, सीएम साहब का ट्वीट पढ़ा, अपने कैबिनेट मंत्री हैं उनका, वीरेंद्र जी हैं उनका ट्वीट पढ़ा, और भी मतलब हमारे जो मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु सर हैं उनका ट्वीट पढ़ा।
तो वीरेंद्र सहवाग जी का मैंने ट्वीट पढ़ा तो मेरे को उम्मीद जगी इस चीज की, क्योंकि जहां से मैं चली थी स्टार्टिंग में तो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और जैसे ही मैंने आज ये मुकाम खड़ा किया तो मेरे को उम्मीद जगी कि लोग कुछ समझने लगे हैं। और मैं सरकार से आशा, जैसे मैं ट्वीट मैं बार बार पढ़ती हूँ, कई बार पढ़ती हूँ, उस ट्वीट को पढ़ के मेरे को लगता है कि सीएम साहब उस पर कुछ गौर फरमाएंगे और जरूर मेरे गेम के बारे में कुछ पॉलिसी या कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे मतलब एक पॉलिसी बने और उसमें आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी बच्चा जो करके आए, उसके लिए एक कुछ न कुछ मतलब उसमें सरकार उनकी हेल्प करे। तो ये आज मेरे को थोड़ी ही नजर आई है। बिल्कुल, और उम्मीदें बिल्कुल बरकरार। हाँ बिल्कुल बरकरार, मैं आशा करती हूँ और मैं सरकार से की तरफ से बिल्कुल पॉजिटिव हूँ और मैं चाहती भी हूँ कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा मोटिव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस लोगों को लेकर के मैं समिट में फर्स्ट इंडियन वुमेन हूँ और उस लोगों के साथ मैं फोटो भी लेके आई हूँ टॉप से। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको कहा कि जिसने 29,029 फीट की चोटी पर अगर आप ये लिख कर आई हैं तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी हो जाता है कि हम धरातल पर भी वो काम कर सकें। अनीता, शोहरत को कैसे एंजॉय कर रही हैं? क्योंकि आपने कहा हम किसान परिवार से हैं और तब कोई नहीं जानता था और एक लक्ष्य था कि शायद कुछ कर पाऊं तो लोग जानने लगेंगे। अब लोग आपको जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, कैसे एंजॉय करती हैं इसको, कैसे लेती हैं? नेचुरली सी बात होती है कि कोई भी इंसान बगैर इंट्रोडक्शन दिए वो हमें जाने तो एक अच्छा सा फील होता है। हाँ। क्योंकि ये गर्व फील होता है कि हमें कुछ अलग किया है, एक पहचान बनाई है, एक देश के लिए कुछ अलग किया है। तो बड़ा अच्छा फील होता है कि एक मतलब भीड़ से निकल करके आपने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग काम किया, एक अलग मुकाम हासिल किया है और आप एक लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। तो बहुत अच्छा एक प्राउड फील होता है कि और जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं या जिनको ट्रैकिंग का बहुत शौक है या जो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बछेंद्री पाल की तरह या संतोष यादव की तरह इन तमाम लोगों की तरह जा पाएं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या आप दे पाएंगे कि क्या वो लेकर चलें? क्योंकि लक्ष्य और हौसला बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर जैसा आपने कहा कि आपको एक गुरु मिला, लेकिन बहुत लोगों को वो भी नहीं मिल पाता, इसलिए बहुत लोगों की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उनके लिए कुछ खास? वैसे लगभग मतलब आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से बंदा जानकारी निकाल ही लेता है। मेरा कांटेक्ट जिस भी मतलब हरियाणा में तो खासकर ही और लगभग पूरे भारत में से ही फोन आते हैं। ठीक है, लगभग चले जाता है नंबर, फेसबुक पे मेरा नंबर है तो वहाँ से निकाल लेते हैं मेरी साइट को करके, और जहाँ भी जिसका भी फोन आ जाता है तो मैं बड़े दिल से गाइड करती हूँ उनको, और जो भी मतलब सीडी होती है वो हर पहलू से उनको अच्छे से समझाती हूँ। और मैं कोशिश ये कर रही हूँ और सरकार से मैं डिमांड करती हूँ कि सरकार यदि एक एकेडमी मेरे को दे दे तो मैं बहुत सारे माउंटेनर वहाँ से अच्छे से निकाल सकती हूँ। हाँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है। ये एक सवाल अभी मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर एक एकेडमी ही क्यों ना ऐसे बना दी जाए जहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे आप लोग हैं तो वो ट्रेनिंग दे सके, तो उस बाबत भी क्या कभी कोई बातचीत की कोशिश आपने की? उसके लिए मैं पहले तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब की बार मैं उसके लिए मैंने रिटर्न में भी कुछ मैंने सोच रखा है तैयार करके, और मैं सरकार से भी ये डिमांड करूंगी कि एक एकेडमी मेरे को दे दी जाए, ताकि मैं जो हमारे माउंटेनर हैं, जो मतलब बच्चियां हैं, जो बच्चे मतलब लड़का भी है, कोई भी है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको ट्रेंड करके और मैं हरियाणा से या पूरे इंडिया से जो भी मेरे पास बच्चा आए कि मैं बहुत सारे बच्चे निकाल के दूं। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ही बहुत माउंटेन मेरे सर्कल में अब भी कम से कम ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, मेरी नॉलेज के अंदर 10-15 बच्चे तो अभी बेसिक एडवांस कोर्स कर रहे हैं जो मेरी गाइडलाइन में कर रहे हैं। और यदि सरकार मेरे को एकेडमी का एक मतलब ऑप्शन दे तो मैं बहुत सारे अच्छे माउंटेनर यहाँ से निकाल सकती हूँ। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि सरकार आपकी बात को ज़रूर सुने। साल 2015 की बात की आपने, उस वक्त वो चढ़ाई, वो सपना जो है अधूरा रह गया। उस वक्त क्या मुश्किलें पेश आई थी अनीता, जिसकी वजह से ये जो चढ़ाई थी वो अधूरी रह गई? भूकंप एक सबसे बड़ा कारण था, और उस वक्त आपने क्या महसूस किया? क्या ये सोचा कि जब मैं अगला लक्ष्य लेकर आऊँगी तो उसे हासिल ही करूँगी? सबसे बड़ा तो मैडम भूकंप का ही आपको पता ही है। हाँ, बड़ा कारण है, और भूकंप का मैन केंद्र एवरेस्ट था। तो अब जहाँ मैन केंद्र था एवरेस्ट था, तो जो ग्लेशियर था वो बिल्कुल सारा हिल चुका था, और ग्लेशियर जो रास्ते थे वो सारे खत्म हो चुके थे। तो फिर कहाँ हम क्लाइंबिंग करेंगे? बिल्कुल। और दूसरा, उसके बावजूद भी क्लाइंब हम तैयार थे करने के लिए, लेकिन चाइना सरकार ने सबसे बड़ा, क्योंकि उनका डिसीजन होता है फाइनल,
हाँ या ना, तो चाइना सरकार ने क्लोज कर दिया था एक्सपीडिशन को, तो हम आगे नहीं जा पाए थे। लेकिन फिर भी वही बात है कि असफलता बहुत कुछ सिखाती है इंसान को, सफलता से भी ज़्यादा बहुत कुछ हमने सीखा। और काफ़ी उसका भी ऐसी बात नहीं, बेनिफिट बहुत सारा बेनिफिट हुआ कि लोगों ने भी बहुत लाइक किया भाई इतना चैलेंज के बाद। और फिर उसके बाद मैं दोबारा 2017 में गई, इतनी बड़ी अपने आंखों से वो त्रासदी देख के, मेरे साथी कुछ उसमें मारे गए थे, इतनी बड़ी त्रासदी देख के भी मैं 2017 में गई हूँ, तो नेचुरली सी बातें हैं, तो एक अलग ही वो होता है। यही बात है, यही वजह है कि हम आपके जज्बे को भी सलाम करते हैं। अनीता, सवाल एक बार फिर से यही कि इतना कुछ कर लिया, अब आगे अनीता क्या करना चाहती है? पूरे देश की नजरें उस पर टिकी हुई हैं, आगे का क्या लक्ष्य है? अगला मेरा लक्ष्य 7 समिट है जी, 7 देशों की वो बहुत बड़ी पीक है, हर देश की अपने अपने देश की सबसे ऊंची पीक है वो, और मेरा 7 समिट का टारगेट है। जैसे ही कोई कंपनी मेरे को स्पॉन्सर करती है, मेन चीज़ मेरे गेम में स्पॉन्सरशिप की आती है, क्योंकि बहुत महंगा गेम है। यदि कोई कंपनी का मेरे को या सरकार की मेरे को हेल्प मिलती है, तो वो टारगेट है मेरा कम से कम टाइम में 7 समिट को कंप्लीट करने का। अगला टारगेट मेरा ये है। और उससे अगला टारगेट भी मैं आपको बता देती हूँ, अपने वर्ल्ड में 14 पीक हैं जो 8000 से ऊपर हैं, और यदि मेरे को स्पॉन्सर मिलते गए तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैं बढ़ाने के लिए तैयार हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर मिलना चाहिए, बस वो 14 पीक क्लाइम करने के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। और उससे अगला टारगेट, एक बार फिर हमारे साथ आपका इंटरव्यू होना होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ और होप यही करती हूँ कि आपको स्पॉन्सर भी अच्छे मिल जाए, स्पॉन्सरशिप अच्छी मिले, सरकार आपको बहुत अच्छे से करे। अनीता, आप यहाँ पर आई, आपने अपने तमाम अनुभवों को साझा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये उड़ान अब अनीता भर चुकी है, ये उड़ान अब कहाँ जाकर रुकेगी, नजरें इस पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक अहम बात अनीता ने कही है कि सरकार की मदद की दरकार है, और वाकई हम भी उम्मीद करते हैं हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, कि ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने पूरे विश्व में देश का नाम रोशन कर दिया, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करें। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।